ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज हेनरी फेयोल्स जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इस लेक्चर में हम 4 प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल का नाम देखिए क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क को डिवाइड कर दीजिए। वर्क डिवाइड मीन्स the whole work is divided into different tasks and units। एक पूरे काम को हम अलग अलग यूनिट या टास्क में डिवाइड कर देते हैं और वो हर एक टास्क एक एक बंदे को देते हैं, अलग अलग को। एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूं मैं आपको। वुडन फर्नीचर का एग्जाम्पल लीजिए। वुडन फर्नीचर देखिए, पहले वुड परचेज होती है, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर उसको अटैच करते हैं, ज्वाइन करते हैं, फिर उसकी कलरिंग एंड फिनिशिंग होती है। यानी वुडन फर्नीचर की अगर बात करें तो उसमें मोटे तौर पर 4 काम होते हैं। तो अगर एक ही पर्सन ये काम करे तो काम करने में डिले होता है, प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़े, स्किल बढ़े और काम करने में इंटरेस्ट बढ़े, तो इस होल टास्क को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दीजिए। यानी एक पर्सन की ड्यूटी लगाइए, वो सिर्फ वुडन परचेज करके लाएगा। दूसरे की ड्यूटी लगाइए, वो सिर्फ कटिंग करेगा। तीसरे को वर्क असाइन कीजिए, वो सिर्फ उसको ज्वाइन करेगा, अटैच करेगा। और चौथे पर्सन की, एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाइए कि वो उसको कलरिंग, पेंटिंग और फिनिशिंग देगा। यानी होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क्स, स्मॉल टास्क्स, एंड ईच टास्क इज गिवन टू एन इंडिविजुअल। इससे क्या होगा, जब एक पर्सन उस काम को बार बार करेगा, बार बार करके वो उसका स्पेशलिस्ट बन जाता है, वो काम उसको बहुत अच्छे से करना आता है, और उससे क्या होगा, कोई भी गलती नहीं होगी, किसी भी तरह की वेस्टेज नहीं होगी, एंड विद इन नो टाइम वो उसका एक्सपर्ट बनेगा और अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए, ये था डिवीजन ऑफ वर्क, यानी होल वर्क को डिफरेंट टास्क्स में डिवाइड कर दीजिए। याद रखिए, जब हम वर्कर्स को वर्क दें, वर्क देना है उनकी, टास्क देना है उनकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, तभी वो इंटरेस्ट से काम कर पाएंगे और उस फील्ड में स्पेशलिस्ट बन पाएंगे। अब देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल अगर हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे। स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने अभी बताया, उस काम के वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, क्योंकि बार बार करने से किसी भी तरह की मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाएंगे। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, दे बिकम एफिशिएंट, यानी कम टाइम में वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करने में सफल रहते हैं। कहते हैं ना, मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। तो ये 2 पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इसके। अब कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। वो कॉन्सिक्वेंसेस देखिएगा, लैक ऑफ एफिशिएंसी, यानी वर्कर कभी भी एफिशिएंट नहीं बन सकता। क्यों, एक टास्क तो कर सकता है वर्कर, लेकिन होल टास्क के डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपर्ट होना उसके लिए पॉसिबल नहीं, इसलिए वो उस काम में कभी भी एफिशिएंट नहीं बन सकता। नो स्पेशलाइजेशन, उसका स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही समय में उसको कई सारे काम करने पड़ रहे हैं। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, डुप्लीकेशन का मतलब होता है एक काम को एक ही समय में अननेसेसरली कई लोग कर रहे हैं। तो इस केस में जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, डुप्लीकेशन की संभावना रहती है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। और ये डिवीजन ऑफ वर्क सिर्फ फैक्ट्री लेवल के लिए ही नहीं, टॉप बॉटम लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट सभी पे इक्वली अप्लाई होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क। जब भी किसी एम्प्लॉय को, सबॉर्डिनेट को कोई वर्क दिया जाता है तो उसका ये ऑब्लिगेशन है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस काम को पूरा करे, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजन। अथॉरिटी किसी भी एम्प्लॉय को
डिसीजन लेने की पावर देती है। अब ये प्रिंसिपल कहता क्या है कि जिस भी पर्सन को आप वर्क दें, रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसको उस काम करने की अथॉरिटी भी दें, डिसीजन लेने की पावर भी दें, बट एक चीज याद रखें, देयर शुड बी पैरिटी, इक्वालिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बराबर होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, पैरिटी होनी चाहिए। यानी जितना जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उसके बराबर ही उसको अथॉरिटी दें। अथॉरिटी ना तो ज़्यादा हो ना कम हो। अथॉरिटी अगर ज़्यादा हो गई तो मिसयूज होगा, और अगर अथॉरिटी कम हो गई तो वर्कर बहाना करेगा या मैनेजर बहाना करेगा और काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप किसी को वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, उसको वो काम करने की अथॉरिटी भी जरूर दें, और इन दोनों में इक्वालिटी होनी जरूरी है। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए क्या है। प्रॉपर यूज ऑफ अथॉरिटी, एक तो अथॉरिटी का प्रॉपर यूज होगा यानी मिसयूज नहीं होगा। हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट डिले, और कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकता, काम करने में देरी नहीं कर सकता ये बहाना बनाकर कि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, क्योंकि हमने उसको वर्क भी दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और उससे रिलेटेड डिसीजन लेने की अथॉरिटी भी दी है। अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें। कॉन्सिक्वेंसेस क्या परिणाम होंगे अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए, यानी इसका वॉयलेशन किया जाए। फर्स्ट देखिए, डिले इन वर्क, काम में देरी होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो बहाना करेगा कि उसके पास डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर अथॉरिटी उसको अननेसेसरली ज़्यादा दे दी गई तो उस अथॉरिटी का वो मिसयूज कर सकता है, या कम दे दी गई तो वो उसको यूज ही नहीं करेगा, एक्सक्यूज करेगा। ओवर बर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सोचिए किसी को आपने अथॉरिटी कम दी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दी तो क्या होगा, वो पर्सन ओवर बर्डन होगा। जितनी अथॉरिटी है उससे रिलेटेड तो वो डिसीजन ले पाएगा, उससे एक्स्ट्रा काम जो है वो कभी भी नहीं कर पाएगा, एंड ही और शी विल ऑलवेज फील ओवर बर्डनड। वो अपने आप को फील करेगा कि उसके पास काम ज़्यादा है और काम नहीं हो पा रहा, जबकि सच्चाई ये है कि उसके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर नहीं है। चलिए अब थर्ड प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या सोशल लाइफ हो, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, टू फॉलो द रूल्स, द रेगुलेशंस, सम कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ डिसिप्लिन का मतलब देखिए क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, जब भी किसी एम्प्लॉय को किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन की जाती है तो एक एग्रीमेंट साइन होता है। एम्प्लॉय का ये फर्ज बनता है, ये ड्यूटी है कि उस एग्रीमेंट को ऑनर करे, और एम्प्लॉयर भी उस एग्रीमेंट के हिसाब से वर्कर से काम ले। मीटिंग कमिटमेंट्स एट ऑल लेवल्स, इसमें एक चीज और ध्यान रखी जाए कि टॉप टू बॉटम, चाहे मैनेजर हो, डिपार्टमेंटल मैनेजर हो, चाहे ऑपरेशन लेवल पे कोई वर्कर हो, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं। उन सभी की ये ड्यूटी है कि दे शुड शो देयर कमिटमेंट, जो भी उनको काम दिया गया है उसको पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो बाध्य हैं, वो बाउंड हैं, अपने कमिटमेंट को शो करें टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, और यही डिसिप्लिन है। अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉस की भी है, सुपीरियर्स की भी है, कि वो लोगों की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उसकी रिस्पेक्ट करें, उनका अगर वर्क अच्छा है उसको अप्रिशिएट करें, जिसकी जैसी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से और एग्रीमेंट के हिसाब से उसको वर्क दें, तभी वर्कर एग्रीमेंट को ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिए, सिस्टमेटिक वर्किंग होगी क्योंकि सब कुछ डिसिप्लिन में है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, जब सब कुछ डिसिप्लिन में हो तो एफिशिएंसी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी, अल्टीमेटली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करेंगे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखिएगा कि अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो क्या क्या परिणाम होंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन एंड केओस, हर कोई कंफ्यूज होगा, किसका ऑर्डर फॉलो करें, किस एग्रीमेंट को माने ना माने, कोई भी तो फॉलो नहीं करता, तो डिसऑर्डर की पोजीशन होगी, कंफ्यूजन का माहौल होगा और केओस होगा, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो रिसोर्सेज का वेस्ट होगा।
आप एज ए स्टूडेंट देखिए, अगर अपना टाइम टेबल बनाकर उसके हिसाब से आप सारे सब्जेक्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आप भी वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स कर रहे हैं, या आप तरीके से नहीं पढ़ते हैं जिस तरीके से टीचर्स ने गाइड किया है, तो आप वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स करते हैं। डिले इन वर्क इन द एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, जब कहीं डिसिप्लिन नहीं होगा इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इसका इफेक्ट क्या होगा, काम करने में देरी होगी, डिले होगा। चलिए फोर्थ प्रिंसिपल को देखते हैं अब। फोर्थ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्योल इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? ऑर्डर्स वन एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन बॉस, यानी एक एम्प्लॉय को जो ऑर्डर्स मिलते हैं, जो कमांड मिलती है, जो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, वो एक ही बॉस से मिले। इसका क्या बेनिफिट होगा? एक ही बॉस से मिलेंगे तो वो अकाउंटेबल एक बॉस के प्रति होगा, यानी वो जवाबदेह भी एक बॉस के प्रति होगा और काम करने के लिए बाउंड होगा, कमिटेड होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जा सकेगा। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखिएगा। नो कन्फ्यूजन, जब एक एम्प्लॉय को एक ही बॉस और सुपीरियर से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं तो कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं। कन्फ्यूजन कहाँ होता है? जब उसको ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन मिले एक से ज्यादा बॉस से। नो ईगो क्लैशेस, ईगो क्लैश किसका होता है? सुपीरियर्स का। मान लो एम्प्लॉय को ऑर्डर दे रहे हैं दो बॉस, दो सुपीरियर। अब एम्प्लॉय के लिए ये प्रॉब्लम है कि किसको फॉलो करे किसको नहीं। एक को फॉलो किया तो दूसरे की ईगो हर्ट हो गई, दूसरे को फॉलो किया तो फर्स्ट वाले की ईगो हर्ट हो गई, तो सुपीरियर्स की आपस में ईगो क्लैश होती है। क्लैश नहीं होगी अगर इसको फॉलो करेंगे। इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस, हमारा जो वर्क है वो टाइम पर अकम्प्लिश होगा, पूरा होगा अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करेंगे। अब इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, यानी अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करेंगे, एक वर्कर को ऑर्डर मिल रहे हैं कई सारे सुपीरियर्स से, कई सारे बॉसेज से, तो उसके परिणाम क्या होंगे? देखिए, कंफ्यूजन का माहौल होगा। सोचिए एक एम्प्लॉय को दो से ऑर्डर मिल रहे हैं, वो कंफ्यूज होगा, दोनों को फॉलो कर नहीं सकता एक टाइम में। किसी एक को फॉलो करो तो दूसरा का डिसोबे हो गया, दूसरे को फॉलो किया तो फर्स्ट वाले का डिसोबे हो गया। ही विल रिमेन कंफ्यूज्ड और ऐसे में वो काम नहीं कर पाएगा। ईगो क्लैशेस, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी ईगो क्लैश करेगी आपस में। डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब एक एम्प्लॉय को दो बॉसेज से ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन मिले तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, जिस पर्सन को, जिस एम्प्लॉय को काम दिया गया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना मुश्किल होता है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, जब यूनिटी ही नहीं है कमांड की, इंस्ट्रक्शंस की, ऑर्डर्स की, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जा सकता।